नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, ये जानने के लिए कि हम बीते हुए कल के बारे में आखिर जानते कैसे हैं। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। मुद्दा ये है, सुदूर अतीत यानी बहुत बहुत पुराने समय की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है। हम्म, हम किन चीज़ों पर, किन स्रोतों पर भरोसा करके उस जमाने की कहानी गढ़ते हैं बिल्कुल। और उनसे पता क्या चलता है। आज की हमारी पड़ताल का आधार है हमारा अतीत। क्या, कब, कहाँ और कैसे। पाठ के कुछ हिस्से ये हमें न सिर्फ अतीत को जानने के तरीकों के बारे में बताते हैं, बल्कि शुरुआती इंसानी जिंदगी की कुछ दिलचस्प झलकियां भी दिखाते हैं। सही। हमारा मकसद है ये समझना कि इतिहासकार और पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स अतीत को दोबारा कैसे रचते हैं और शुरुआती मानव समाजों के बारे में कौन सी रोमांचक बातें सामने आती हैं। तो चलिए फिर, हाँ तो आइए इस जानकारी के खजाने को जरा खोल कर देखते हैं। पहला सवाल तो यही मन में आता है कि हम अतीत के बारे में जानना क्या चाहते हैं। क्या सिर्फ राजा रानी की कहानियां या बड़ी बड़ी लड़ाइयां? नहीं नहीं, ये जो हमारे पास सामग्री है वो बताती है कि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हम सिर्फ शासकों के बारे में ही नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी के, आप कह सकते हैं, अनगिनत पहलुओं को समझ सकते हैं। अच्छा। जैसे कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनके घर कैसे होते थे। हम शिकारियों के बारे में सोच सकते हैं, पशु पालने वालों, किसानों, शासकों, व्यापारियों, पुजारियों। कारीगरों, कलाकारों। हाँ बिल्कुल, कारीगर, कलाकार, संगीतकार, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी सुराग ढूंढ सकते हैं। और तो और ये भी कि उस जमाने के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे या कैसे गीत गाते थे। मतलब इतिहास सिर्फ तारीखों और बड़ी घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दिलचस्प बात है जिसे स्रोत उभारते हैं। इतिहास असल में रोजमर्रा की जिंदगी, उस समय की संस्कृति, समाज का ताना बाना, इन सब को समझने की कोशिश है। हम्म। ये जानने का प्रयास है कि अलग-अलग तरह के लोग कैसे जीते थे, उनकी सोच क्या थी, उनके समाज कैसे चलते थे। ये सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि कैसे और क्यों हुआ और उसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा, इसको समझने की कुंजी है एक तरह से। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, तो फिर अगला सवाल जहन में आता है, ये लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, रहते कहाँ थे? क्या पूरे उपमहाद्वीप में फैले थे या कुछ खास जगहों पर? देखिए, हमारे स्रोत हमें कुछ शुरुआती बसावटों की तरफ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर नर्मदा नदी का तट। नर्मदा, मध्य भारत में। हाँ बिल्कुल, यहाँ लाखों साल पहले से इंसान रह रहे थे। ये शुरुआती लोग बड़े कुशल संग्राहक थे, मतलब जंगलों से खाने पीने की चीजें, फल फूल, जड़ें वगैरह इकट्ठा करने में माहिर थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे, आप कह सकते हैं। और फिर वक्त के साथ बदलाव आया होगा, खेती वगैरह शुरू हुई। हाँ, अगर हम यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर चलें, जहाँ आज सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले इलाके में। हाँ, उसी तरफ। तो हमें वहाँ लगभग 8,000 साल पहले के सबूत मिलते हैं। यहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। 8,000 साल पहले? जी, साथ ही भेड़, बकरी, गाय बैल जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीखा। यहीं से गांवों में बसने की शुरुआत हुई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, शिकारी संग्राहक जीवन से खेती और पशुपालन की ओर, एक जगह टिक कर रहना। और क्या ऐसे दूसरे इलाके भी थे जहां खेती शुरू हुई? जरूर। स्रोत हमें उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के इलाकों का भी जिक्र देते हैं, जहां कृषि का विकास हुआ। एक खास जानकारी यह है कि चावल उपजाने के सबसे पहले सबूत विंध्य क्षेत्र के उत्तर में मिलते हैं। चावल, हम्म, ये तो बहुत अहम है। अच्छा, इन अलग-अलग जगहों का जिक्र क्यों महत्वपूर्ण है? ये हमें क्या बताता है? ये दिखाता है कि मानव बसावट और सभ्यता का विकास वो भूगोल से कितना गहरा जुड़ा था। समझ रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। नर्मदा जैसी नदियों ने जीवन के लिए जरूरी पानी और उपजाऊ जमीन दी। सुलेमान, किरथार जैसे पहाड़ी इलाकों में शायद खेती और पशुपालन के लिए अनुकूल माहौल मिला, जिसने स्थायी गांवों की नींव रखी। और चावल की खेती, खासकर विंध्य क्षेत्र में, एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने शायद आबादी को बढ़ने में मदद की। मतलब भूगोल ने अवसर दिए और इंसान ने उनका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदली। और फिर धीरे-धीरे शहर भी बसे होंगे, शायद नदियों के किनारे ही। बिल्कुल सही। नदियों ने सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि व्यापार और बड़ी बसावटों को भी बढ़ावा दिया। स्रोत बताते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 साल पहले कुछ शुरुआती नगर बसे। सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं।
इसके काफी बाद लगभग 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटों के पास भी शहर विकसित हुए। इसी दौर में मगध जैसे बड़े राज्य का भी जिक्र आता है। हाँ, गंगा के दक्षिण का क्षेत्र जो मगध कहलाता था, वहां एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य उभरा। इन शहरों और राज्यों का विकास दिखाता है कि समाज अब ज्यादा संगठित हो रहा था। बड़ी पैमाने पर खेती हो रही थी, व्यापार बढ़ रहा था और शासन व्यवस्था मजबूत हो रही थी। तो ये जगह सिर्फ नक्शे पर बिंदु नहीं है, ये मानव समाज के जटिल और संगठित होने के पड़ाव हैं। ये तो बात हुई बसने की, लेकिन लोग सिर्फ एक जगह बसे ही नहीं रहे होंगे, शायद यात्राएं भी करते होंगे, जैसे आज भी लोग काम के लिए, घूमने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, और उस जमाने में यात्रा करना आज से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सोचिए जरा। हाँ, वो तो है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ऊंचे हिमालय, रेगिस्तान, घने जंगल, नदियां और समुद्र, ये सब रास्ते में बड़ी बाधाएं थीं। आसान नहीं था, लेकिन फिर भी लोग यात्राएं करते थे। किन वजहों से करते थे ये मुश्किल सफर? कई कारण थे। कुछ लोग काम की तलाश में निकलते थे, कभी-कभी बाढ़ या सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी। सेनाएं जीत हासिल करने के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाती थीं। व्यापारी अपने सामान के साथ कारवां बनाकर या जहाजों पर सवार होकर दूर-दूर तक जाते थे। और धार्मिक गुरुओं और जिज्ञासा का भी जिक्र है। हाँ, धार्मिक गुरु अपनी शिक्षाएं और सलाह देने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर घूमते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ नई जगहों को देखने, जानने और समझने की उत्सुकता में ही निकल पड़ते थे। वो रोमांच की भावना शायद तब भी रही होगी। इन यात्राओं का नतीजा क्या हुआ होगा? क्या सिर्फ लोग ही पहुंचे या उनके साथ कुछ और भी गया? ये बहुत अहम सवाल है। जब लोग यात्रा करते थे तो वे अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं ले जाते थे, बल्कि अपने विचार, अपनी कला, अपने हुनर, अपने रीति रिवाज, यहाँ तक कि खाना पकाने के तरीके भी ले जाते थे। अच्छा। हाँ, इससे अलग अलग संस्कृतियों का मेलजोल हुआ, विचारों का, तकनीकों का, भाषाओं का आदान प्रदान हुआ। ये यात्राएं दिखाती हैं कि प्राचीन समाज जड़ नहीं थे, बल्कि गतिशील थे। वे लगातार एक दूसरे से सीख रहे थे, प्रभावित हो रहे थे और बदल रहे थे। असल में यही मेलजोल शायद उनकी तरक्की का एक बड़ा कारण रहा होगा। ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, एक और बात जो ध्यान खींचती है वो है हमारे देश के नाम इंडिया और भारत। ये नाम कैसे पड़े? क्या इसके बारे में भी कुछ पता चलता है? हाँ, स्रोत इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु नदी? जी, ऐसा बताया गया है कि लगभग 2500 साल पहले पश्चिम से, यानी ईरान और यूनान से जो लोग आए, वे सिंधु नदी से परिचित थे। वे इसे हिंदोस या इंदोस कहते थे। हिंदोस या इंदोस? हाँ, तो इसी नदी के पूर्व में जो भूमि थी, उसे उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये ईरानियों और यूनानियों की वजह से हुआ। और भारत नाम? भारत नाम का संबंध उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों के एक समूह से जोड़ा जाता है, जिन्हें भरत कहा जाता था। एक कबीला या समूह जैसा? हाँ, बिल्कुल। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो संस्कृत का सबसे पुराना ग्रंथ है और लगभग 3500 साल पुराना माना जाता है। ऋग्वेद में? जी। बाद में धीरे धीरे यही नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो ये नाम भी महज नाम नहीं है, इनके पीछे भी इतिहास की परतें और अलग अलग समय के सांस्कृतिक संपर्क छुपे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा कौतूहल जगाता है। ये सब बातें, हजारों लाखों साल पहले की घटनाएं, ये पहनावा, ये खाना, ये बसावटें हमें पता कैसे चलती हैं? आखिर क्या है वो जरिए जिनसे इतिहासकार अतीत का ताना बाना बुनते हैं? हाँ, ये वाकई एक जासूसी काम जैसा है। स्रोत हमें मुख्य रूप से 3 तरह के सुरागों के बारे में बताते हैं जिनसे अतीत की जानकारी मिलती है। पहला है पांडुलिपियां। पांडुलिपियां मैंने सुना है, मतलब हाथ से लिखी हुई पुरानी किताबें? बिल्कुल। इन्हें अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ये शब्द लैटिन भाषा के मैनू से आया है, जिसका मतलब होता है हाथ। अच्छा, मैनू यानी हाथ? हाँ, तो हाथ से लिखी गई किताबें ये या तो ताड़ के पत्तों को काटकर सुखाकर उन पे लिखी जाती थीं, या फिर हिमालय में उगने वाले भूर्ज नाम के पेड़ की छाल से एक खास तरह का कागज जैसा मटेरियल तैयार किया जाता था, जिसे भोजपत्र कहते हैं, उस पे लिखी जाती थी। ताड़पत्र या भोजपत्र पर? और ये मिलती कहाँ है? क्या विषय होते थे इनमें? स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर पुराने मंदिरों और विहारों यानी बौद्ध मठों में सुरक्षित मिलती हैं। इनमें कई तरह के विषयों पर लिखा गया है, धार्मिक मान्यताएं और पूजा पाठ के तरीके, राजाओं का जीवन और शासन, दवाइयां और विज्ञान के सिद्धांत, यहाँ तक कि बड़े बड़े महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी इन पांडुलिपियों में मिलते हैं।
और भाषाएं? ये अलग अलग भाषाओं में हैं, जैसे संस्कृत, प्राकृत, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, और तमिल। लेकिन क्या ये सब बची रह पाई? हजारों साल पुरानी चीजें हैं। नहीं, दुर्भाग्य से बहुत सी पांडुलिपियां समय के साथ नष्ट हो गईं। कुछ को कीड़े खा गए, कुछ नमी या आग से बर्बाद हो गईं। ये बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में आज भी मौजूद हैं और हमें उस जमाने की सोच, ज्ञान और साहित्य की सीधी झलक देती हैं। तो ये पांडुलिपियां एक तरह से उस जमाने की खिड़की हैं। लेकिन क्या इनकी कोई सीमा है? मतलब क्या इनसे सब कुछ पता चल जाता है? ऊंचे तबके के लोगों द्वारा लिखी या लिखवाई जाती थी? मतलब आम लोगों का नजरिया शायद न मिले। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। तो इनमें आम लोगों की जिंदगी या उनके नजरिए की झलक कम मिलती है। दूसरी बात, हर जरूरी चीज लिखी ही गई हो ये जरूरी नहीं, और जो लिखा गया वो सब हम तक पहुंचा हो ये भी जरूरी नहीं। तो ये एक अहम स्रोत हैं, लेकिन अकेले पूरी कहानी नहीं बताते। हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या नहीं लिखा गया और क्यों। ठीक है, तो पांडुलिपियों के अलावा दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख। अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। अभिलेख, ये क्या होते हैं? पांडुलिपियों से कैसे अलग है? अभिलेख असल में पत्थर जैसी कठोर सतहों पर या कभी-कभी तांबे जैसी धातु की चादरों पर उकेरे या खोदे गए लेख होते हैं। पत्थर या धातु पर? तो ये ज्यादा टिकाऊ हुए ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये कठोर चीजों पर लिखे जाते हैं, इसलिए पांडुलिपियों की तुलना में ज्यादा समय तक टिके रहते हैं, नष्ट नहीं होते आसानी से। और इन्हें लिखवाता कौन था? इनमें क्या लिखा होता था? अक्सर शासक लोग अपने आदेशों को इन पर खुदवाते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कई राजाओं ने अपनी जीतों और कामों का ब्यौरा भी अभिलेखों पर लिखवाया। कोई उदाहरण? एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सम्राट अशोक के अभिलेख हैं, जो लगभग 2250 साल पुराने हैं। उनके कई अभिलेख मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि कंधार, जो अब अफगानिस्तान में है, से मिला उनका एक अभिलेख यूनानी और आरामेइक, दो अलग-अलग लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। दो भाषाओं में, यूनानी और आरामेइक। हाँ, ये दिखाता है कि उस इलाके में शायद ये भाषाएं बोलने वाले लोग रहते होंगे। तो अभिलेख ज्यादा टिकाऊ होते हैं और शायद शासकों के बारे में ज्यादा बताते हैं। हाँ, इनकी खासियत यही है कि ये अक्सर घटना के समय के ही होते हैं और बेहद टिकाऊ होते हैं। इनसे हमें शासकों के फरमान, उनके राज्य का विस्तार, उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं और कभी-कभी भाषा और लिपि के विकास के बारे में भी पक्की जानकारी मिलती है। लेकिन इनकी भी सीमा है। इन्हें बनवाना यकीनन महंगा और मुश्किल रहा होगा। हाँ, पत्थर पर खोदना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल, और इनमें ज्यादातर बातें शासकों या शक्तिशाली लोगों के नजरिए से ही लिखी जाती थीं। आम लोगों की जिंदगी का जिक्र इनमें शायद ही मिलता है। तो पांडुलिपियां हो गई, अभिलेख हो गए, और तीसरा जरिया आपने शुरू में पुरातत्व का जिक्र किया था। ये शायद सबसे रोमांचक लगता है, खुदाई वगैरह। हाँ, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी। पुरातत्वविद वो जासूस हैं जो जमीन के नीचे दबे या पुरानी जगहों पर बिखरे भौतिक सबूतों को ढूंढते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। ये चीजें खुदाई से मिलती हैं या कभी-कभी पुरानी इमारतों के खंडरों में या सतह पर ही मिल जाती हैं। क्या क्या मिलता है इन पुरातत्वविदों को? मतलब किस तरह की चीजें? अरे बहुत कुछ। पुरानी इमारतों के अवशेष जैसे दीवारें, ईंटें, पत्थर, मूर्तियां मिलती हैं। मिट्टी या धातु के बर्तन, औजार, हथियार, गहने, सिक्के, ये सब मिलते हैं। अच्छा। ये चीजें अक्सर पत्थर, पकी हुई मिट्टी या धातु की बनी होती हैं, जो हजारों साल तक खराब नहीं होती। और क्या इनसे सिर्फ चीजों के बारे में ही पता चलता है या जीवन के बारे में भी? नहीं, इनसे उस जमाने के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे अंदाजा लगता है कि लोग क्या खाते थे। हड्डियां भी? हाँ, कभी-कभी जले हुए अनाज के दाने या लकड़ी के टुकड़े भी मिल जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि कौन सी फसलें उगाई जाती थी या कैसे पेड़ पौधे उस माहौल में थे। लेकिन एक चुनौती भी है जिसका जिक्र स्रोत में है। कपड़े जैसी चीजें शायद नहीं बच पाती होंगी, जो आसानी से गल जाती हैं। बिल्कुल। वो क्या है कि कपड़े, लकड़ी की बनी ज्यादातर चीजें या दूसरी जैविक सामग्री आसानी से गल जाती है, सड़ जाती है, इसलिए उनके अवशेष मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये पुरातत्व की एक सीमा है। फिर भी पुरातत्व का सबसे बड़ा योगदान क्या मानते हैं आप? ये हमें क्या बताता है जो शायद पांडुलिपियां या अभिलेख नहीं बताते? देखिए, पुरातत्व की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हमें उन लोगों और चीजों के बारे में बताता है जिनका जिक्र लिखित रिकॉर्ड में शायद ही कभी हुआ हो। आम लोगों के बारे में? हाँ,
आम लोगों के रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, उनके घर कैसे थे, वे किन औजारों से काम करते थे, उनकी कला कैसी थी, ये सब हमें पुरातत्व से पता चलता है। ये हमें सीधे तौर पर उस जमाने की भौतिक संस्कृति, यानी लोग किन चीजों का इस्तेमाल करते थे, उनका जीवन स्तर कैसा था, उनकी टेक्निक क्या थी, इसकी जानकारी देता है। ये लिखित स्रोतों से मिली जानकारी को परखने और उसमें जोड़ने का काम करता है। कई बार तो पुरातत्व से मिली जानकारी लिखित स्रोतों को चुनौती भी देती है। तो मतलब ये हुआ कि इतिहासकार और पुरातत्वविद ये दोनों मिलकर काम करते हैं। वे इन सभी स्रोतों, पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से मिली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई जासूस अलग अलग सुरागों को जोड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक पहेली सुलझाने जैसा है। कोई भी एक स्रोत, चाहे वो लिखी हुई किताब हो, पत्थर पर खुदा लेख हो या जमीन से निकला बर्तन, अपने आप में पूरी कहानी नहीं कहता। इतिहासकार का काम होता है इन अलग अलग तरह के सबूतों को एक साथ रखना, उनकी तुलना करना, ये सोचना कि कौन सा स्रोत कितना भरोसेमंद है, उसमें किसका नजरिया छुपा हो सकता है, और फिर इन सब को मिलाकर अतीत की एक ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा संतुलित तस्वीर बनाने की कोशिश करना। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या करना भी है, उसका मतलब निकालना है। और यहीं पे शायद वो बात आती है जिसका जिक्र स्रोत में है कि अतीत सबका एक जैसा नहीं था। किताब का शीर्षक भी है हमारे अतीत, मतलब प्लूरल, बहुवचन में। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बेहद जरूरी नुक्ता है। इतिहास कोई एक सीधी सपाट कहानी नहीं है जो सबके लिए एक जैसी हो। अलग अलग समूहों के लोगों का जीवन, उनके अनुभव, उनकी दुनिया बहुत अलग थी, इसलिए उनका अतीत भी अलग था। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, स्रोत खुद ही उदाहरण देते हैं। जैसे पशु पालने वालों या किसानों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से बिल्कुल अलग था। हाँ, जाहिर है। उनकी चिंताएं, उनके रोजमर्रा के काम, उनकी मुश्किलें सब अलग थी। इसी तरह व्यापारियों का जीवन कारीगरों के जीवन से अलग था। उनकी दुनिया शायद ज्यादा यात्राओं और लेन देन से भरी थी। और शायद जगह के हिसाब से भी फर्क रहा होगा, जैसे आज भी है। निश्चित रूप से। जैसे आज भी अगर हम देखें तो अंडमान द्वीप जैसी जगहों पर लोग काफी हद तक शिकार करके, मछली पकड़कर और जंगलों से खाने पीने की चीजें इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। उनका जीवन उन लोगों से बहुत अलग है जो शहरों में रहते हैं और अपनी जरूरतों के लिए बाजार और दूसरे लोगों पर निर्भर हैं। अतीत में भी ऐसे भेद जरूर रहे होंगे। किसी शिकारी समूह का अतीत वैसा नहीं होगा जैसा किसी बड़े शहर के व्यापारी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसका इतिहास पढ़ रहे हैं, किसकी कहानी सुन रहे हैं। बिल्कुल। और एक और बात यहाँ जोड़नी चाहिए, जैसा हमने पहले भी कहा, शासक वर्ग अक्सर अपनी लड़ाइयों, जीतों और कामों का लेखा जोखा रखते थे, अभिलेखों के जरिए या शायद पांडुलिपियों में भी। इसलिए हमें उनके बारे में जानकारी ज्यादा मिलती है। हाँ, उनका रिकॉर्ड ज्यादा है। सही। लेकिन आम लोग, शिकारी, मछुआरे, किसान, चरवाहे, वे आमतौर पर अपने कामों का हिसाब किताब नहीं रखते थे। उनके जीवन को समझने के लिए हमें ज्यादातर पुरातत्व पर निर्भर रहना पड़ता है, और उसमें भी बहुत सी चीजें शायद हमेशा के लिए खो गई हैं। इसलिए अतीत एक नहीं, अनेक हैं, और उनमें से कुछ के बारे में हम ज्यादा जानते हैं, कुछ के बारे में बहुत कम। इतिहासकार की चुनौती यही है कि इन अलग अलग अतीतों को समझने की कोशिश करें। आखिर में एक छोटी सी पर जरूरी बात, ये जो हम बार बार कह रहे हैं 8000 साल पहले, 4700 साल पहले, 2500 साल पहले, इन तारीखों का मतलब क्या है? इन्हें गिना कैसे जाता है? क्या कोई स्टैंडर्ड तरीका है? हाँ है। आमतौर पर दुनिया भर में इतिहास में तारीखों को ईसा मसीह के जन्म वर्ष को आधार मानकर गिना जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए BC, बिफोर क्राइस्ट, और AD, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। हाँ, जिसका लैटिन में मतलब है ईसा के वर्ष में, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के सालों को ईपू, ईसा पूर्व, और उनके जन्म के बाद के सालों को ईस्वी लिखा जाता है। अच्छा, तो जैसे अगर हम कहते हैं 2500 साल पहले, तो इसका मतलब ईसा के जन्म से भी पहले का समय होगा। हाँ, अगर हम आज के हिसाब से लगभग 2024 ईस्वी देखें तो 2500 साल पहले का मतलब होगा लगभग 476 ईसा पूर्व। मतलब 2500 में से आज का साल 2024 घटा दें तो 476 बचा। तो 476 BC या ईपू। समझ गए। आजकल BC की जगह BCE, बिफोर कॉमन एरा, और AD की जगह CE, कॉमन एरा का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है, जो ज्यादा धर्मनिरपेक्ष शब्दावली है। BC और CE। जी,
स्रोत ये भी बताते हैं कि भारत में ये BC AD वाली प्रणाली का इस्तेमाल लगभग 200 साल पहले ही शुरू हुआ। कभी-कभी पुरातत्वविद BP का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है आज से इतने साल पहले। अच्छा, बीपी मतलब आज से पहले, ठीक है। तो हमने देखा कि अतीत की धुंधली तस्वीर को साफ करने के लिए हमारे पास पांडुलिपियां हैं, अभिलेख हैं और पुरातत्व जैसे कई अहम औजार हैं। हाँ, कई सुराग हैं। और इनसे हमें न सिर्फ ये पता चलता है कि लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, बल्कि ये भी अंदाजा लगता है कि वे कैसे सोचते थे, कैसे यात्रा करते थे और कैसे अलग-अलग समूहों का जीवन और उनके अनुभव एक दूसरे से काफी अलग थे। और ये जानना भी जरूरी है कि अतीत के बारे में हमारी समझ कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होती। ये कोई फाइनल चीज नहीं है। मतलब बदलती रहती है। हाँ, ये लगातार बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। जैसे जैसे नई जगहों पर खुदाई होती है, नई पांडुलिपियां मिलती हैं, पुरानी चीजों को देखने समझने के नए वैज्ञानिक तरीके आते हैं, वैसे वैसे अतीत की हमारी तस्वीर और साफ होती जाती है। कभी कभी तो पूरी तरह बदल भी जाती है। हर सुराग कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बताता है और इतिहासकार का काम उन बिखरे हुए टुकड़ों को सावधानी से, आलोचनात्मक नजरिए से जोड़कर एक भरोसेमंद और सार्थक कहानी बनाने का होता है। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद हमारे जहन में रह जाता है। हमने देखा कि लिखित स्रोत अक्सर शासकों या पढ़े लिखे वर्ग का नजरिया दिखाते हैं और पुरातत्व हमें चीजें तो देता है, औजार, बर्तन, इमारतें, पर शायद खामोश रहता है। वो बोलते नहीं हैं। बिल्कुल। ऐसे में उन आम लोगों की भावनाओं, उनके विश्वासों, उनके डर और उनकी खुशियों, उनके रोजमर्रा के निजी अनुभवों को हम कैसे समझ सकते हैं, जो शायद कभी किसी रूप में दर्ज ही नहीं हुए। ये अतीत की पहेल का शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा, ये एक बड़ी चुनौती है।